सारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। एक ओर जब पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है तो दूसरी ओर गोवा करीब 4 सप्ताह पहले ही यह लड़ाई जीत चुका है। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 3 अप्रैल के बाद कोरोना का कोई नया केस नहीं आया है। ये उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि गोवा में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी पहुंचते हैं। फिर भी संक्रमण पर कुछ ही हफ्तों में काबू पा लेना आसान नहीं रहा होगा। यह भी चौंकाने वाली बात है कि एक ओर महाराष्ट्र में कोरोना के सर्वाधिक केस हैं तो दूसरी ओर पड़ोसी राज्य गोवा कोरोना से पूरी तरह मुक्त है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गोवा की इस जीत पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनके सियासी सफर पर एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत जेव्हाचो सपूत घेता की गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद बीजेपी के लिए नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान करना एक बड़ी चुनौती थी। बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जिसमें पर्रिकर की परंपरा को आगे बढ़ाने और सहयोगियों को एकजुट रखने की सियासी क्षमता हो। ऐसे में बीजेपी ने डॉक्टर प्रमोद सावंत पर भरोसा जताया और 19 मार्च 2019 को उन्हें गोवा में गठबंधन सरकार का मुखिया बनाया गया। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे प्रमोद सावंत गोवा के 13वें मुख्यमंत्री हैं। गोवा के युवा सीएम डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत पेशे से किसान और आयुर्वेदिक चिकित्सक रहे हैं। इससे पहले वो गोवा विधानसभा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। 24 अप्रैल 1973 को जन्मे डॉक्टर सावंत सैंकलिम विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की गंगा एजुकेशन सोसाइटी से आयुर्वेद चिकित्सा में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने पुणे की तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उनकी पत्नी सुलक्षणा शिक्षिका है। साथ ही वो बीजेपी महिला मोर्चा की गोवा इकाई की अध्यक्ष भी हैं। प्रमोद सावंत गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए उनकी कार्यशैली और फैसलों में साफ तौर पर पर्रिकर की छाप झलकती है। उनकी सियासी और प्रशासनिक सूझबूझ ही कहिए कि जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है तो गोवा पहला ऐसा स्टेट बन गया जो कोरोना मुक्त हो चुका है। राज्य में कोरोना का पहला केस सामने आने के 24 दिन बाद ही 20 अप्रैल को उन्होंने गोवा को कोरोना से मुक्त घोषित कर दिया। मुझे अनाउंस करते वक्त कि गोवा में एक भी इस वक्त पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, बहुत खुशी की बात है। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं हमारी पूरी कोविड हॉस्पिटल की टीम कि जिन्होंने इसका बहुत बड़ा काम किया और सभी जितने 7 पेशेंट्स थे हमारे यहाँ पे, जो 6 पेशेंट्स जो फॉरेन कंट्री से यहाँ पे आए थे और एक पेशेंट जो उनका एक पेशेंट का भाई था, वो सभी के सभी ट्रीट हो चुके। गोवा में अब 3 अप्रैल के बाद से कोरोना का कोई नया मरीज नहीं पाया गया है। प्रदेश में कोरोना वायरस की शुरुआत 27 मार्च को हुई थी, जब दुबई से लौटे एक नेता में सबसे पहले ये संक्रमण मिला था। 3 अप्रैल तक यहाँ कोरोना के 7 मरीज थे, लेकिन इसके बाद से राज्य में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। इतना ही नहीं, यहाँ लॉकडाउन में फंसे 35 देशों के करीब 6,600 सैलानियों को भी वापस उनके देश भेज दिया गया है। जिस तरह गोवा ने कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल की है, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। गोवा की इस कामयाबी का श्रेय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उनकी पूरी टीम को जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। प्रमोद जी, आपका हस्तक्षेप के इस विशेष बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत सारी विशेष बधाइयां भी कि गोवा इकलौता ऐसा राज्य घोषित हुआ है जहां कोरोना पॉजिटिव केसेस थे, लेकिन 3 अप्रैल के बाद एक भी केस रजिस्टर नहीं हुए। एक ओर देश के तमाम राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी ओर 19 अप्रैल को ही गोवा को आपने कोरोना मुक्त घोषित करके ये संदेश दिया कि गोवा कंप्लीटली कोरोना मुक्त स्टेट बन गया है। इस कामयाबी का राज बताएं, क्योंकि और लोग भी जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा कैसे किया होगा।
मुझे ये बात कहते वक्त बहुत खुशी हो रही है कि 21 अप्रैल को गोवा कोरोना मुक्त हो गया। 3 अप्रैल के बाद आज एक भी केस पॉजिटिव नहीं मिला। इसका श्रेय जो है वो पहले से अपने मेडिकल टीम, जो कोविड हॉस्पिटल की टीम, पैथोलैब की टीम, जो फ्रंटलाइनर वर्कर्स है उनको जाता है। जो 7 पेशेंट थे उनको ट्रीट करके उनको वापस घर भेज दिया। तो फर्स्ट और द सेकेंड, द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो सभी लोग रात दिन काम करते हैं 24/7, 22 मार्च से लेके आज तक कंटिन्यूसली 24/7 जो रोड पे है, जो फील्ड में है। आज के दिन 22 मार्च के बाद एक भी लोगों को हमने गोवा के बॉर्डर के अंदर आया तो भी उसको टेस्ट करके अंदर ले लिया है। पूरी तरह से हमारी कोशिश है, एक भी कोई गोवा का हो या बाहर का आदमी हो, उन्हें बिना टेस्ट हम अंदर नहीं ले रहे हैं। तो उसका पूरा श्रेय जैसे कि कोविड हॉस्पिटल के टीम को जाता है, हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को, सीएस से लेके लास्ट पुलिस तक, और जो पूरे गोवा के लोगों को जाता है। हर वक्त जो मैंने कहा लास्ट 45 डेज में वो सभी बात लोगों ने सुनी और उसी तरह से मुझे सहकार्य दिया, तो पूरी सभी लोगों को जाता है। अगला सवाल ले रहा हूं। गोवा में 3 अप्रैल के बाद से कोई नया कोरोना मरीज सामने नहीं आया है। ये बहुत सुकून देने वाली बात है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आपने किस तरह की रणनीति बनाई उस वक्त? क्योंकि डॉक्टरों का कहना है, आप खुद डॉक्टर हैं, कि एक व्यक्ति करीब 450 लोगों को संक्रमित कर सकता है। आपके राज्य में 7 लोग थे तो कम से कम 3000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते थे और ये चेन पूरे गोवा को संक्रमित कर सकती थी। तो इस पर कैसे खबर आते ही कैसे आप लोगों ने इस पर अपनी चुस्ती फुर्ती दिखाई? आपकी बात सही है कि कम से कम 3000 तक लोग पॉजिटिव हो सकते थे, लेकिन जैसे ही हमें जो पेशेंट पॉजिटिव मिला तो उसके फर्स्ट कांटेक्ट, सेकंड कांटेक्ट, इन सभी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में रखा और उतनी प्रिकॉशंस ली कि ये लोग दूसरे से संक्रमित न करे, इसलिए उसकी पूरी कोशिश रही। और उन सभी लोगों को हमने पूरी तरह से उनकी टेस्ट की, वो टेस्ट नेगेटिव आई। इसके सिवा जो लोग स्टेट के विदेश से आए उन लोगों को हमने होम क्वारंटाइन करके रखा। सिर्फ होम क्वारंटाइन करके नहीं, तो पूरी तरह से वो होम क्वारंटाइन मेंटेन करते हैं क्या नहीं, उनका ध्यान भी रखा। पूरे सभी गोवा में, पूरे स्टेट में ऐसे ढेर सारे लोगों को हमने होम क्वारंटाइन में भी रखा और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा। इसलिए जो भी कोई असिम्टोमेटिक केस भी होगी तो भी वो पहले पॉजिटिव नहीं हो पाई या उन बाकी लोगों से संक्रमित नहीं हो पाई। इसलिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं के सहकार्य से हमें कर पाए। देश में लॉकडाउन की वजह से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में आपने 106 लोगों को विशेष विमान से लंदन भिजवाने की व्यवस्था की या उनको परमिशन समेत तमाम जो जरूरी चीजें थी वो करवा के दिया। ये पूरा मामला क्या था? 106 लोगों से नहीं, कम से कम गोवा से 6000 से ज्यादा लोग गोवा से फॉरेन कंट्री के लिए निकल चुके। मोर देन 33 स्पेशल एयरक्राफ्ट, जिन लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की परमिशन लेके वो गोवा एयरपोर्ट पे आए, तो गोवा सरकार ने उन्हें पूरा सहकार्य किया। कहाँ हमने होटल्स और बाकी जगह जो फॉरेनर्स थे उन लोगों को फैसिलिटेट करके उन होटल से एयरपोर्ट तक लाए और उन लोगों को उनकी कंट्री में जाने के लिए गोवा सरकार का पूरा सहयोग रहा। तो जो एविक्यूएशन फ्लाइट थी, जो मुझे मीडिया की एक रिपोर्ट में देख रहा था जिसमें था कि स्पेशली 106 लोगों को अलग से शायद आपने लंदन भिजवाया था, तो इवैक्यूएशन जो फ्लाइट थी वो ब्रिटेन से आई थी या भारत सरकार ने आपके कहने से कुछ फ्लाइटों का इंतजाम किया था? नहीं, वो सभी फ्लाइट उन्हीं के कंट्री से यहाँ पे आई थी। इवैक्यूएशन फ्लाइट उन्हीं के कंट्री से यहाँ पे भेज दिए गए। रहे हैं सीधे गोवा में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी आते हैं और जो आरोग्य सेतु ऐप है उसमें एक ये बड़ा क्वेश्चन है कि आप किसी फॉरेन विदेशी सैलानी से मिले हैं क्या? क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोजर जो है वो फॉरेनर्स के आने के कारण ही है। विपक्ष लगातार हमलावर रहा प्रधानमंत्री पर कि 1000 अमेरिका से सिक्योरिटी पर्सनल आए थे, इसलिए आगरा जो है हॉट स्पॉट बन गया। और आपके देश में तो आपने जैसा बताया कि 6000 से ज्यादा विदेशी सैलानियों को आपने गोवा से ट्रांसपोर्ट करके उनके देश भेजा। तो ऐसी स्थिति में एक्सपोजर का बहुत बड़ा खतरा रहा होगा। तो ये सारी चीजों को आप लोगों ने कैसे कंट्रोल किया? क्योंकि विदेशी सैलानी या विदेशी लोग ही सबसे बड़े संक्रमण के कारण है, सबसे बड़े रीजन वही हैं।
जी हाँ, आपकी बात सही है, क्योंकि गोवा में भी जो 7 पेशेंट थे उसमें से 6 पेशेंट वो फॉरेन कंट्री से आए थे, और उन फॉरेन कंट्री से आने के वास्ते एक को उसके भाई के वास्ते उसको कोविड-19 पॉजिटिव था। जितने लोग 22 तारीख तक फॉरेन से आ रहे थे, हमने 22 मार्च का जो जनता कर्फ्यू था वो 2 दिन बढ़ाने के बाद इस तारीख से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत अच्छी तरह से हमने लोगों को समझाया। इसी कारण जो फॉरेनर थे वो होटल में ही क्वारंटाइन रहे, उनकी सभी कुछ फैसिलिटीज हम उन्हीं के होटल में उनको दे पाए, जैसे कि खाना, उनका रहना, उनकी मेडिसिन, सब कुछ फैसिलिटीज उनको हम होटल में प्रोवाइड कर पाए। हमने कोशिश की, होटल वालों ने कोशिश की, उन लोगों ने भी अच्छी तरह से सहकार्य किया, और बाकी लोगों को उन लोगों को फैसिलिटेट करते हुए इन सभी लोगों ने अच्छी तरह से काम किया। इसलिए इतने सारे फॉरेनर्स होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों से दूसरों को ट्रांसमिशन भी न होने पाया। देखिए, गोवा का गौरव इस पूरी लड़ाई को जीतने के बाद और गोवा को कंप्लीट कोरोना फ्री घोषित करने के बाद गोवा का गौरव पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी बढ़ा है। इसलिए बढ़ा है कि हिंदुस्तान का इकलौता शहर गोवा ऐसा है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए वो अट्रैक्शन का केंद्र है, आकर्षण का केंद्र है। ऐसे में गोवा के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, लोग जानना चाहेंगे। जी हाँ, जैसे कि आपने बताया, गोवा स्टेट को पूरी दुनिया में जानते हैं एज अ टूरिस्टिक प्लेस के बारे में। तो गोवा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और अपने मेडिकल कॉलेज यानी टर्शरी केयर सेंटर, अच्छी तरह से हेल्थ फैसिलिटीज है। जो कोविड के लिए चाहिए था वो सेपरेटली कोविड हॉस्पिटल, जिस दिन हमारे पॉजिटिव पेशेंट डिटेक्ट हुआ उसमें दूसरे ही दिन हमने स्टेप ली और अपना कोविड हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया। आज के दिन भी कोई भी बायोमेट्रिक पॉजिटिव आया तो हमारी टीम पूरी रेडी है सेपरेटली टू ट्रीट इन सेपरेट कोविड हॉस्पिटल। उस वक्त गोवा में पैथोलैब भी कोविड टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हमने 2 दिन बाद ही यानी पुणे के NSVI लैब से हमने ये फैसिलिटीज गोवा में अवेलेबल कर दी। विद इन 2 डेज वो फैसिलिटीज गोवा में हो गई, और आज के दिन 7 जगह पे कोविड टेस्टिंग की फैसिलिटी स्टेट में अवेलेबल है और कोविड सेपरेटली हॉस्पिटल अवेलेबल है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड ट्रीट करने के लिए, प्रिकॉशंस लेने के लिए हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल, पैरामेडिकल टीम के लिए चाहिए, वो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर वेल प्रिपेयर्ड, ओवर प्रिपेयर्ड, आई विल से। बहुत बढ़िया प्रमोद जी। गोवा में कोरोना के केस सामने आने के बाद कोविड-19 से बचाव और इलाज के लिए कितने हॉस्पिटल इस समय काम कर रहे हैं आपने हालांकि बताया, लेकिन और कितने हेल्थ स्टाफ, चूंकि सारे जनरल हेल्थ के लिए सभी ट्रेंड होते हैं, लेकिन कोविड के लिए जो किट चाहिए थी, जो जरूरी सामान चाहिए था, जो टेस्टिंग किट चाहिए थी, शुरुआत में किस तरह से आप लोगों ने इसको फेस किया? क्योंकि शुरू में सबको नहीं समझ में आ रहा था कि भाई नेफ्रो के तरीके से इसकी टेस्टिंग करें, माउथ के तरीके से टेस्टिंग करें, ब्लड के तरीके से टेस्टिंग करें। तो आप लोगों ने कौन सी टेक्नोलॉजी टेस्टिंग में ज्यादा इस्तेमाल की? हमने टेस्टिंग के लिए तब फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। पुणे के NSV लैब से हमने टेस्टिंग फैसिलिटी, हमारी टीम यहाँ से पुणे गई और ट्रेनिंग लेके वहां से वापस आ गए, और वापस आके टेस्टिंग फैसिलिटीज PCR से ही टेस्टिंग फैसिलिटीज हम स्टार्ट कर दी, और वही टेस्टिंग फैसिलिटीज हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। रैपिड टेस्टिंग फैसिलिटीज हमने कभी भी ब्लड टेस्टिंग की फैसिलिटी स्टेट में हमने स्टार्ट नहीं की, हमने एक भी पेशेंट उसी टेस्ट से नहीं किया। हमने सेकेंड टीम जो था पुणे से उन्हीं लैब का एक्सपर्ट गोवा में बुलाया, उनकी हमारी सेकेंड टीम यानी कोविड फैसिलिटीज के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ बुलाया, और बाकी जो अभी 7 जगह पे हमारे लैब चल रहे हैं उन सभी लोगों को ट्रेन करने के लिए उसका हमने इस्तेमाल किया। वो सभी लोग अभी ट्रेन रहे। सेपरेटली कोविड हॉस्पिटल के लिए हमारे जो गोवा मेडिकल कॉलेज के जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड है डॉक्टर एडविन गोम, इसके अंडर में जो सभी डॉक्टर्स है, ENT डॉक्टर्स, हमारे ESI हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, एनास्थेसिस्ट, सभी डॉक्टर्स, उनकी टीम अच्छी तरह से ट्रेन है। हमारे नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ एक ही नहीं पर बेड में वो लोग काम कर सकते हैं, इसलिए उनको ट्रेन किया हुआ। आगे बढ़ रहे हैं प्रमोद जी। महाराष्ट्र में कोरोना के सर्वाधिक केस मिल रहे हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से गोवा की सीमाएं महाराष्ट्र से पूरे तरीके से लगती हैं। इस खतरे से निपटने के लिए आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को क्या हिदायतें दी हैं और क्या
एसओपी जारी की है कि भाई अब चूंकि गोवा महाराष्ट्र में 500 किलोमीटर अगर बंबई से आदमी चलता है तो गोवा में एंटर कर जाता है, और महाराष्ट्र के बहुत सारे जिले हैं जो गोवा से एकदम मिले हुए हैं, तो एक खतरा अपने आप आपकी सीमा पर बना हुआ है। सिर्फ एक ही खतरा नहीं, हमारे पास दो खतरे हैं, एक साइड से महाराष्ट्र और दूसरे साइड से कर्नाटका। जी जी, जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह कर्नाटक में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमें खतरा इन दोनों राज्यों से है क्योंकि हमारी बॉर्डर डायरेक्टली टच है और ढेर सारे लोग हमेशा आते जाते रहते थे। लेकिन इस वक्त गोवा की बॉर्डर जो एंट्री पॉइंट है वो 8 जगह पे है। हमने राउंड सर्कल करके टोटल गोवा बॉर्डर को सील कर दिया है। किसी को विदाउट द परमिशन ऑफ द कलेक्टर गोवा में एंट्री नहीं दे रहे, एक्सेप्ट द गुड्स व्हीकल और जो एसेंशियल जो चीज है उसको ही एंट्री दे रहे हैं। बाकी किसी पर्सन को समझो गोवा में आना है तो कलेक्टर की परमिशन चाहिए, तो जो एंटर होता है उसकी हम पहले टेस्ट करते हैं, उसको दिन भर रखते हैं, उसके टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही उसको एंट्री करने के लिए देते हैं। जो कि गोवा का नेटिव है उसी लोगों को आज प्रेजेंट हम एंट्री दे रहे हैं, और बाकी किसी इमरजेंसी में किसी कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, किसी गवर्नमेंट के लिए चाहिए और बाकी मेडिकल इमरजेंसी हो या बाकी इमरजेंसी हो, उन्हीं लोगों को हम अभी तक एंट्री दे रहे हैं। 17 तारीख तक ये लॉकडाउन तो इसी तरह से रहेगा, हम गोवा की सीमा पूरी तरह से सील करके ही रखेंगे। आपने कहा कि जब कोई आता है तो उसकी टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग का रिजल्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद उसको हम एंट्री पॉइंट से अंदर लेते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का परमिशन, तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश में ये एक नियम यूनिफाइड तरीके से लागू है। तो वो टेस्टिंग कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए मैं गोवा की सीमा पर गया, मेरी टेस्टिंग हुई, तो वो रिजल्ट आने में कितना वक्त लगता है? जैसे कि आपने कहा कोई पहले, एक तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती है गोवा में आने के पहले से। समझो सुबह में आता है तो सुबह उसकी स्वैप लिया जाता है, पीसीआर टेस्ट हम करते हैं, शाम तक उसका रिपोर्ट आता है और शाम में रिपोर्ट आने के बाद उनको उनके घर पे भेज देते हैं। कोई शाम में आया तो एक दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना पड़ता है, दूसरे दिन रिपोर्ट आने के बाद ही उनको उनके डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया जाता है। ओके, आगे सवाल रहे हैं, क्या ये माना जाए कि गोवा की आबो हवा, वेदर कंडीशन कोरोना वायरस के लिए अनुकूल नहीं है? गोवा के वेदर का भी एक बड़ा रोल है, क्योंकि बाकी लोग कह रहे हैं कि गोवा का इतना सुंदर वेदर है कि कोरोना वायरस वहां इसलिए नहीं फैल पा रहा है। जी हाँ, आप जैसे कह रहे हैं कि गोवा का वेदर तो हमेशा सुंदर रहा है, हर सीजन में गोवा इज वेरी ब्यूटीफुल, इट अट्रैक्ट द टूरिस्ट एवरी टाइम। जी, बट मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोरोना वायरस नया वायरस है, इसके लिए हम ये जानकारी नहीं दे सकते कि ये वेदर ठीक है वो वजह है। अभी तो उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। जीरो कोरोना केस स्टेट होने के बावजूद गोवा में लॉकडाउन समेत कोरोना को लेकर केंद्र की ओर से जारी सभी गाइडलाइंस का गंभीरता से पालन तो हो ही रहा है। साथ ही जब आपने ये घोषित किया कि गोवा जो है कोरोना फ्री स्टेट हो गया है, तो जाहिर सी बात है आप मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आपकी बातचीत होती रहती है। ऐसे में गोवा हर तरीके से एक बेहतर काम करने वाला स्टेट बना है। साथ ही साथ मनोहर पर्रिकर जी गोवा जैसे राज्य के मुख्यमंत्री थे, भले गोवा कई कारणों से छोटा देखने में है, लेकिन गोवा में रहते हुए उन्होंने पूरे देश पर अपने काम से छाप छोड़ी। एक बड़ी लेगेसी आपके कंधों पर है, और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्तित्व के लीडरशिप में आप लोग काम कर रहे हैं। तो जो लेगेसी है वो और जो इतनी बड़ी लीडरशिप है उसके अंदर काम करने में वो कितनी सहूलियत है और कितनी कठिनाई है, दोनों के बीच आप कैसे संतुलन साधते हैं? जी हाँ, आपकी बात सही है। हम हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स डिफेंस मिनिस्टर माननीय मनोहर पर्रिकर जी की लीडरशिप में मैं बड़ा पला हूँ और मैं इस सीएम पद तक पहुंचा हूँ, और अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से वो कोविड-19 अपने देश में कंट्रोल कर रहे हैं, हर दिन उनका फोन आता था, हर 2 दिन बाद उनका फोन आता था कि गोवा में स्थिति क्या है। जब तक केसेस पॉजिटिव थे तभी हर वक्त यानी हमारे केंद्र से इसी तरह से दखल लेना ये बहुत बड़ी बात है, और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के सलाह के अनुसार और एमएचए के गाइडलाइन के हिसाब से हम कोविड कंट्रोल कर पाए। एक और सवाल आपसे ले रहा हूं कि आज कल एक बहस चलने लगी है कि कोरोना लंबे समय तक रहने वाला है और लोगों को अपनी जीवनचर्या, जीवन पद्धति, लाइफ स्टाइल सब कुछ कोरोना के अकॉर्डिंग बदलना होगा।
जैसे जापान में लोग मास्क लगा के चलते हैं, सैनिटाइजर रखते हैं अपने पास और हाइजेनिक तरीके से रहते हैं। गोवा एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश है। क्या आपको लगता है कि गोवा ने जीना सीख लिया है उस तरीके से? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे आप कहते हैं कि कोरोना नया वायरस है और इनके लिए अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर। गोवा के लोगों सभी से सहकार्य कर रहे हैं, इससे आगे और भी ज्यादा सहकार्य करेंगे, क्योंकि ये एजुकेटेड लोग होने के वास्ते इनका फायदा हमें ज्यादा है। और बाकी लोगों में जो लोग हैं यहाँ पे, उन्हें अवेयरनेस करना और उन्हें कोरोना के बारे में जानकारी देना, सरकार भी दे रहे हैं, बाकी एनजीओ, बाकी लोग सभी इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लॉकडाउन के बाद जहां दिल्ली जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस महीने सिर्फ 300 करोड़ रुपया रेवेन्यू आया है, इस तरह से चला तो अगले महीने सैलरी देने की दिक्कत पैदा हो जाएगी। वैसे में गोवा में कितना नुकसान हुआ है और राजस्व को हुए नुकसान की वाया मीडिया से भरपाई करने की आप क्या योजना बना रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं अर्थतंत्र पर? आर्थिक नुकसान तो सभी राज्य की हुई है। जिसी तरह से रेवेन्यू कलेक्शन, तो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बहुत बड़ा ड्रॉप हो चुका है, लेकिन फिर भी हम बाकी माइनिंग इंडस्ट्री, अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री, हमने फेज 1 में जो इंडस्ट्रीज अलाउड थे, फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्री, वो पहले से स्टार्ट कर चुके थे। और आज के दिन में गोवा में 100% इंडस्ट्रीज विद 80% ऑफ द कैपेसिटी स्टार्ट हो चुके हैं। और मेरी कोशिश ये है कि सभी इकोनॉमिकल एक्टिविटी अच्छी तरह से चले। स्टेट का रेवेन्यू के प्रॉब्लम तो है ही, और इसके लिए हमारी कोशिश जारी है कि किस तरह से हम आगे लेके जाए। गोवा की पूरी अर्थव्यवस्था, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, कि टूरिज्म पर टिकी है। कोरोना संक्रमण के बाद अगर किसी सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है, वो एयरलाइन हो, हॉस्पिटैलिटी हो, सारी चीजें हैं। तो ऐसे में गोवा के सामने एकाएक चुनौतियां बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी कोई एक तरह से पैकेज चाहिए, या आपको पैकेज की मांग केंद्र सरकार से करनी चाहिए, या ऑटोमेटिक आपको कोई पैकेज केंद्र सरकार देने वाली है? क्या स्थिति है उस फ्रंट पर? क्योंकि सारे राज्य केंद्र सरकार से पैकेज मांग रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं। क्या आप भी कोई पैकेज मांगने की दिशा में कुछ अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी कर रहे हैं? केंद्र सरकार को सभी राज्य की हालत मालूम है, क्योंकि कोविड-19 के बाद राज्य सरकार की स्थिति क्या हो गई है। तो इसके लिए सेपरेट से मांगने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी आर्थिक स्थिति के बारे में हमने जानकारी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर माननीय निर्मला सीतारमण जी और माननीय पंतप्रधान जी को इसकी फाइनेंशियल बारे में जरूर लिखा है, और इसके बारे में जो कुछ मदद हो सकती है केंद्र से वो करने वाले हैं। अगर भविष्य में टूरिज्म की स्थिति बेहतर होती है और विदेशी सैलानी एक बार फिर से गोवा पहुंचने लगते हैं, तो किसी भी तरह के संक्रमण से निपटने के लिए, जैसा कि सारे डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आप ये मत मान लीजिए कि एक बार ये फ्लो चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, ये फ्लो दोबारा आ सकता है। और उसी के मद्देनजर आपने भी संपूर्ण लॉकडाउन को अभी भी बनाए रखा है। हालांकि 3 अप्रैल के बाद से आपके राज्य में कोई केस नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में एक बार जब लॉकडाउन खुलेगा तो मुझे लगता है कि गोवा के सामने सबसे ज्यादा और बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है, क्योंकि विदेशी सैलानी आएंगे और आप उन्हें रोकेंगे नहीं, क्योंकि रोकना वाजिब भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गोवा को मुझे लगता है कि सारे राज्यों की तुलना में बड़ी तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके लिए आपने क्या सोचा है, क्या रणनीति बनाई है? और आप तो खुद एक डॉक्टर हैं। आपकी बात सही है। गोवा में हर वक्त अतिथि देवो भव, जो टूरिस्ट आता है उनको वेलकम किया है हर वक्त। तो हम आगे भी टूरिस्ट को वेलकम जरूर करेंगे। तो कोविड कंट्रोल करने के बाद उसके लिए सेपरेट एसओपी, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो टूरिज्म वेलकम करने के लिए हम डिसाइड करने वाले हैं, और उसी के हिसाब से सभी टूरिस्ट को हम वेलकम करने वाले हैं। देखिए, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। आप जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई थी तो केंद्रीय नेतृत्व के सामने बहुत पेशोपेश की स्थिति थी और केंद्रीय नेतृत्व ने आपको चुना। आप पहले एक संवैधानिक पोस्ट पर रहे, बाद में संविधान की रक्षा करने वाली कुर्सी पर बैठ के अब संविधान को पूरा संरक्षण और रक्षा करने का जिम्मा आप संभाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री मोदी ने आपका नाम चुना, केंद्रीय नेतृत्व ने आपका नाम चुना, तो क्या पहले से आप इस कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार थे? आपके विजन में था कि अब मैं गोवा का स्पीकर तो रह चुका हूं, अब मुझे मुख्यमंत्री भी बन के गोवा को एक नेतृत्व देना है? क्योंकि मनोहर
पर्रिकर जी जैसा एक विशाल व्यक्तित्व का आदमी इस कुर्सी पर बैठा करता था। मैं एक बात जरूर आपको कहूंगा कि जिस पार्टी में मैं काम करता हूं, आदरणीय माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, तो उस पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता था, और कार्यकर्ता से जिस वक्त जो पार्टी जो कहते हैं वो पद स्वीकारने के लिए मैं तो तैयार रहता हूं। इसीलिए जब पार्टी ने कहा कि आपको संविधान के सभापति के कुर्सी पे बैठना है, तो मैंने संविधान पे सभापति की कुर्सी स्वीकार ली। और जब पार्टी ने कहा कि अभी आपको मुख्यमंत्री पद स्वीकारना है, तो वो मैंने मुख्यमंत्री पद स्वीकारा। और लास्ट 1 साल से जो काम मुझे दिया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने पार्टी ने, वो काम अच्छी तरह से मेरा 100% डाल के मैं वो कोशिश कर रहा हूं कि 100% गोवा स्टेट के लिए डालूं, यही मेरी कोशिश है। प्रमोद जी, आपने हस्तक्षेप के इस विशेष बुलेटिन के लिए समय निकाला, आपने सहारा न्यूज नेटवर्क के साथ बातचीत की, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपको भविष्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका गोवा ऐसे ही चमकता रहे और कोरोना मुक्त रहे। आने वाले दिनों में जब विदेशी सैलानी वापस आए तो गोवा का स्टेटस कोरोना मुक्त ही रहे, ऐसी प्रार्थना भी करता हूं। और इसके लिए आपको एक बार पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो ये थे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, जिनसे हम हस्तक्षेप के विशेष बुलेटिन में बात कर रहे थे, और किस तरीके से उन्होंने अपनी सूझबूझ से गोवा को कोरोना मुक्त बनाया और इस स्टेटस को अभी भी वो कायम रखे हुए हैं। हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन का पालन उन्हें भी करना पड़ रहा है और राजस्व का बहुत ज्यादा नुकसान इस लॉकडाउन की वजह से गोवा को भी उठाना पड़ा है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री ही सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में प्रभावित हुई है। और भारत में टूरिज्म का स्वर्ग अगर कहा जा सकता है तो गोवा को ही कहा जा सकता है। तो हस्तक्षेप के इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, और आगे बढ़ेंगे। और 8 बजे से जैसा कि हम रोजाना अपना हस्तक्षेप शुरू करते हैं, उस बुलेटिन के लिए हम पुनः एक ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और शुरू करेंगे अपना रोजाना का हस्तक्षेप।